इस आर्टिकल में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट को बूस्ट किया जाए। आरबीआई का जो मंथली बुलेटिन आता है, जो पेपर निकल कर आता है हर महीने बाद, तो यहाँ पर जो लेटेस्ट निकल कर आया उसमें ये बात कही गई है कि जो सरकार है अब उसको फिस्कल सपोर्ट जो है उसको बढ़ाना होगा, जो कि जो इकोनॉमिक रिकवरी है उसको बड़े पैमाने पर अच्छी तरीके से जो है रिकवर किया जाए। तो पैंडमिक की वजह से इकोनॉमी हमारी ख़राब हुई, पहले 24% माइनस में चली गई। अब जो Q2 का जो रिजल्ट आया उसमें -7% पे के आसपास जो है चली गई, अभी भी पॉजिटिव ग्रोथ की और हम नहीं बढ़े हैं। तो इसका मतलब यही है कहने का कि अभी भी और बड़े पैमाने पर सरकार को फिजिकल सपोर्ट जो है, जो हमारी इकोनॉमी है, अलग अलग सेक्टर्स को प्रोवाइड करनी होगी। तो भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत के पैकेजेस लेकर आई। अभी लेटेस्टली 3.0 जो है ये पैकेज लॉन्च किया गया। उसमें भी जो कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स थे वहाँ पर अलग अलग स्कीम्स के थ्रू पैसे दिए गए, जो कि जो प्रोडक्शन है वो हमारी डोमेस्टिकली वो बढ़े और उसकी डिमांड भी जो है वो बढ़े। तो इन दोनों चीज़ों की जो है यहाँ पर उसका तालमेल बनाकर चला जाए, तो इसके लिए यहाँ पर सरकार सपोर्ट कर रही है। तो ये जो पेपर आया है मंथली, तो उसमें यही चीज़ कही गई है कि इकोनॉमिक रिकवरी के लिए अभी भी और फिजिकल सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी जो हमारा जो यहाँ पर एग्जामिनेशन है ना, हमारा जो यहाँ पर जो टेस्ट चल रहा था वो भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि हाँ बिल्कुल हम यहाँ पर सहमत हैं, लेकिन यहाँ पर जो सेंटर और स्टेट्स हैं इनको यहाँ पर दोनों को इकट्ठे होकर काम करना होगा और एक पॉलिसी बनानी होगी जिसकी वजह से कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इसके ऊपर ये ज़रा से ज़रा जो है इन्वेस्टमेंट कर सके। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कोई भी, जैसे कैपिटल वर्ड हम यूज़ करते हैं बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए, जो मशीनरी हम वहाँ पर यूज़ करते हैं उनके लिए, ये सब चीज़ें लगेंगी तभी तो जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट होगी। अगर किसी भी प्रोडक्ट को हम बनाना चाहते हैं, अगर कोई इंजन का पार्ट ही बनाना है तो उसके लिए भी एक बड़ी मशीन लगानी होगी जो एक के बाद एक धड़ाधड़ जो है एक पार्ट को बनाती जाए। ओके, तो फिर बाद में उन्हीं पार्ट्स को इकट्ठा करके एक पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोडक्ट बनाया जाता है। हो सकता है वो मोटरसाइकिल हो सकता है कोई कार का इंजन हो सकता है वो कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए कैपिटल चाहिए। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर करना होगा भारत सरकार को, इसके लिए इन्वेस्टमेंट भी लानी होगी। तो इन सब जरियों को यहाँ पर ढूंढना होगा भारत सरकार को, जो कि डिमांड जो है उसको बूस्ट किया जा सके और साथ ही साथ जो ग्रोथ है, जो प्रोडक्शन बढ़ेगी तभी ग्रोथ जो है उसमें उसको मोमेंटम आएगा। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर जो है बैलेंस करके चलना है सही तरीके से। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो पेपर निकल कर आया उसमें ये कहा गया है कि जो फिस्कल बैलेंस यहाँ पर अगर बात करें तो वो इम्प्रूव हुआ है जो Q2 का रिजल्ट आया है। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बात कही कि जो Q1 का जो रिजल्ट आया था उसमें जीडीपी -24% थी और Q2 में -7% के आसपास है। इसमें रिकवरी देखने को मिली है और साथ ही साथ जो रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं उसमें भी रिकवरी देखने को मिली है। रेवेन्यू रिसिप्ट होता है जहां पर सरकार रेवेन्यू इकट्ठा करती है। तो इसके भी दो तरीके होते हैं, एक होता है टैक्स रेवेन्यू, एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। सो टैक्सेस में आमतौर के जो टैक्सेस होते हैं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वो आ जाते हैं, और जो नॉन टैक्स उसमें फाइन वगैरह जो लगता है, जो फीस लगती है किसी भी प्रोडक्ट के लिए या फिर कोई भी गवर्नमेंट की आप सर्विस ले रहे हो, तो उससे जो पैसा आता है तो उस पैसे को भी एज ए रेवेन्यू भारत सरकार यूज़ करती है, फिर बजट बनाती है, उसी पैसे को यूज़ करके आगे इंप्लीमेंट करती है थ्रू वेरियस स्कीम्स। और होता ऐसे है कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट से पैसा आता है वो यहाँ पर नाकाफ़ी रहता है, इतना ज़्यादा नहीं होता है, फिर यहाँ पर जो है सरकार को कर्जा लेना पड़ता है। तो अब हम कहते हैं कि हमारा बजट जो है डेफिसिट हो गया। मोस्टली जितनी भी वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स होती हैं उनका बजट डेफिसिट ही रहता है। तो यहाँ पर इस तरीके से भारत सरकार काम कर रही है। तो यहाँ पर रेवेन्यू रिसिप्ट्स में भी जो है अच्छा उछाल जो है रिकवरी जो है देखने को मिली है। इसके अलावा यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है यहाँ पर करना चाहिए था जो गवर्नमेंट को, उसमें अभी जो है कमी देखने को मिल रही है ऑन द बोथ लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है। सो जिसकी वजह से जो है आने वाले समय में जो ग्रोथ है वो धीमी हो सकती है। तो ये जो नाजुक रिकवरी हो रही है इकोनॉमी की, तो उसके लिए हमें जो फिस्कल सपोर्ट है उसको कंटिन्यू रखना होगा। क्लियरली हमें जो है यहाँ पर फिस्कल सपोर्ट चाहिए इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए, जो कि यहाँ पर जहाँ भी जिन प्रोजेक्ट्स को फंडिंग चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, उनको वो फंडिंग जो है सही तरीके से जो है वो प्रदान की जा सके, और जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं वो कंटिन्यू चलते रहे, वो यहाँ पर ठप ना हो जाए। और आगे यहाँ पर बात करें कि हमें क्या करना चाहिए, हमें एक
प्रोएक्टिव पॉलिसी अप्रोच जो है वो यहाँ पर अपनानी होगी, जो यहाँ पर गवर्नमेंट बजट्स है उनको सही करने के लिए। और जिस तरह के भी यहाँ पर रिस्क पैदा होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में, तो वो रिस्क जो है हमें यहाँ पर मिटिगेट करने, हटाने हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट, खास तौर पे जो यहाँ पर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, तो उसका एक ट्रस्ट जो है ना उसको बढ़ाना होगा। तो उसका ट्रस्ट कैसे बढ़े, कौन सा इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट करता है, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, तो उनको यहाँ पर जो है एनहांस करने की बात बोलेगी कि उनको सुधारो, अपनी रेटिंग जो है उसको सुधारो। तो यहाँ पर जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को एक रास्ता दिखाती हैं। जैसे आप कोई भी चीज़ परचेज करते हो तो उससे पहले आप अच्छे से रिसर्च करते हो कि मैंने वो सही चीज़ परचेज की है या नहीं की है, क्या उसका दाम सही है मार्केट में या नहीं है, तो उसका एक पूरा प्रॉपर सिनेरियो आपको मिल जाता है। तो उसी तरह जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, फॉर एग्जांपल मूडीज करके भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वर्ल्ड वाइड, तो यहाँ पर रेटिंग दी जाती है हर एक प्रोजेक्ट के ऊपर और हर एक कंट्री के ऊपर, कि मतलब कि आप इस कंट्री में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उसकी क्या रेटिंग आ रही है। तो इसका AA, AAA प्लस, BB, BBB ऐसे करके रेटिंग होती है। सो AAA प्लस जो है यहाँ पर ये सबसे उच्चतम दर की रेटिंग होती है, जहाँ पर कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते ही करते हैं। तो यहाँ पर ये बात यहाँ पर नोट करने की बात बोलेगी कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भारत में हैं, तो उनको यहाँ पर जो है परमिट किया गया है कि वो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें जो प्रोजेक्ट्स की रेटिंग जो है AA है या फिर उससे अबव है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि अभी जितने भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनकी जो रेटिंग चल रही है वो रेयरली BBB या उसके ऊपर है। ओके, तो यहाँ पर अच्छी इंडिकेशन नहीं है। तो बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं और साथ ही साथ बहुत सारे रिस्क जो है पाइपलाइन में ऑलरेडी बने हुए हैं। पाइपलाइन का यहाँ पर कहने का मतलब है जो प्रोजेक्ट्स की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जो लड़ी होती है। ओके, यहाँ पर भारत सरकार का भी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट है जिसमें 100 लाख करोड़ तक का जो है पैसा जुटाया जाएगा और अलग अलग एरियाज में अलग अलग जो है प्रोजेक्ट्स चलाए जाएंगे। तो यहाँ पर एक मिसमैच जो है इन्वेस्टर क्रेडिट अवेलेबिलिटी और इसके अलावा जो एक्चुअल फंड रिक्वायरमेंट है ना उसमें, कि कितना पैसा चाहिए, कितने कंस्ट्रक्शन एक्चुअल में काम कर रहे हैं, कितने के जो है कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसके बारे में एक्चुअल जो डाटा है वो यहाँ पर होना चाहिए। तभी जो है जो बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है वो सही से वहाँ पर इन्वेस्टमेंट पहुँच पाएगी। तो इसके लिए आपकी जो क्रेडिट रेटिंग है उसको आपको सही करना होगा, और क्रेडिट रेटिंग तभी सही होगी जब आप ग्राउंड लेवल के ऊपर जो है सही यहाँ पर जो है डाटा प्रोवाइड करोगे और सही तरीके से जो है आपके प्रोजेक्ट्स जो है वो चल रहे होंगे। आमतौर पर यहाँ पर क्या होता है कि जितनी फंडिंग रिक्वायरमेंट होती है उससे कम ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो पहुँचती है, जिसकी वजह से जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो रुक जाते हैं, वहाँ पर डिले होना शुरू हो जाता है। और जब कोई भी प्रोजेक्ट डिले होता है तो ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट्स बना होता है, जितना भी वो कंप्लीट हुआ होता है, वो लोन के ऊपर पैसा चल रहा होता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है बनता रहता है, लेकिन वो कंप्लीट होने में इतना समय लग जाता है कि फिर वो महंगा पड़ जाता है। जितना उसका एक्चुअल कॉस्ट आना था उस प्रोजेक्ट का, उससे वो काफ़ी आगे चला जाता है। और आगे यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि 2019-20 का जो यूनियन बजट आया तो उसमें भारत सरकार ने यहाँ पर कहा था कि क्रेडिट गारंटी एनहांसमेंट कॉरपोरेशन की हमें ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत है कि जिसकी वजह से जो क्रेडिट जिन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को चाहिए वो क्रेडिट जो है वहाँ तक पहुँचता रहे। तो इसका काम होगा क्रेडिट गारंटी एनहांसमेंट कॉरपोरेशन का कि फंडिंग जुटाए। तो हमें ऐसे यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल जो अरेंजमेंट्स हैं वो चाहिए ताकि जो क्रेडिट रेटिंग सिक्योरिटीज है उसको बूस्ट कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर पार्शियल गारंटी ऑफ बॉन्ड पेमेंट्स की बात की गई है, तो इस तरह से कोई प्रावधान बनाए जाए जिस वजह से आप बॉन्ड्स बेचो। ओके, तो बॉन्ड्स लोग खरीदें, इन्वेस्टर्स यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करें और आपका जो प्रोजेक्ट है वो चलता रहे। तो इसके लिए ये भी कोई रेगुलेटरी ओवरसाइट हो जो इसको जो है ओवरव्यू करके चले, तो वो यहाँ पर क्रेडिट गारंटी एनहांसमेंट कॉरपोरेशन करके चल सकता है। वो यहाँ पर ओवरव्यू ले सकता है, ध्यान रख सकता है कि कोई किस तरह की भी कोई मिसहैपनिंग जो है फंडिंग में ना हो और कोई इस तरह का सिनेरियो ना क्रिएट हो जाए जिससे फिर यहाँ पर जो है जो आने वाले समय में और इन्वेस्टमेंट आनी थी वो रुक जाए। तो यहाँ पर एक फोकस्ड क्रेडिट गारंटी फंड जो है हमें चाहिए कि जो कि आने वाले समय में जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको जितनी भी यहाँ पर क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है तो आने वाले समय में वो उनको मिलती जाए। और आर्टिकल के आखिर में बात कर रहे हैं कि जो मैच्योर मार्केट्स होती हैं वहाँ पर जो है यहाँ पर लो कॉस्ट फंड्स का फ्लश रहता है, काफ़ी भरमार रहता है, जिसकी वजह से लिक्विडिटी जो है ना
वो बनी रहती है। जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है, पैसा लेकर जो है मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाता है और मार्केट में पैसे की कमी नहीं रहती है। हमें भी बिल्कुल इसी तरह से आगे एक्ट करना होगा, बढ़ना होगा। जो लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल फंड्स हैं उनको अट्रैक्ट करना होगा, ताकि जो हमारे भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिसिट हो जाता है पूरे भारतवर्ष में, उसको हम ब्रिज कर सकें, उसको यहाँ पर जो है अच्छी सपोर्ट जो है फिजिकल सपोर्ट वो टाइमली प्रोवाइड कर सकें। अगर सपोर्ट टाइमली प्रोवाइड नहीं होगी, फिजिकल सपोर्ट नहीं आएगी, तो टाइमली प्रोजेक्ट कंप्लीट भी नहीं होगा, तो उसका फिर नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर जो रिफॉर्म प्रोजेक्ट फंडिंग है, तो इसको अभी और सही करना होगा, उसके ऊपर रिफॉर्म जो है और करना होगा कि आने वाले समय में प्रोजेक्ट फंडिंग जो है उसको और इन्हांस किया जाए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है एक्टिव कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट डिज़ाइन जो है इसको सही करना होगा, कि मतलब कि जो हमारा कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, जहाँ पर कॉर्पोरेट्स बॉन्ड इशू करते हैं, डेट इशू करते हैं और इन्वेस्टर्स उनको खरीदते हैं, फिर इन्वेस्टर्स को उन बॉन्ड्स के बिहाफ पर रिटर्न मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो ऐसी मार्केट का डिज़ाइन जो है उसको और इन्हांस करना होगा, तो ताकि कि आने वाले समय में जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है वो और सही हो सके, और जो इनको फंडिंग चाहिए होती है, लिक्विडिटी चाहिए होती है, वो और आसानी से इनको जो है उपलब्ध हो सके आने वाले समय में।